हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। ये इस किताब का अंतिम प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और मैथ का प्रैक्टिस सेट है। ये आपका रोजगार पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट था। ये अंतिम प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसके बाद में आपको किस प्रैक्टिस सेट के किस पब्लिकेशन के आपके प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसी की आपको वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए क्वेश्चन दिया है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। देखिए जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी वो क्या होगी, वो इनका एचसीएफ होगा। और 42 और 56 का एचसीएफ कितना होता है, 42 और 56 का एचसीएफ होता है 14। ठीक है, 42 और 56 का एचसीएफ होता है 14। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 28 के वर्ग को जब हम 14 से विभाजित करते हैं तो हमें कितना मिलता है। तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 28 गुणा 28। जब इसको हम 14 से विभाजित करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, 14 से कटेगा 2 बार, 28 दूनी 56, तो हमें कितना मिल जाएगा 56। यही आपसे पूछा था कि परिणाम में कितना मिलेगा, तो हमें 56 मिल जाएगा। नेक्स्ट है पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। यानी कि जो पति पत्नी थे विवाह के समय उनकी औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50। लेकिन ये कब हुआ था, 4 वर्ष पहले हुआ था। तो इसका मतलब वर्तमान में उनका उम्र का योग कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पति की उम्र में जुड़ा हुआ और 4 वर्ष पत्नी की उम्र में जुड़ा हुआ, कुल मिलाकर 8 वर्ष जुड़ गया होगा। तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 58 वर्ष। अब आपसे बोला है कि पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है, वर्तमान में 20 वर्ष है। अब कितने लोग हो गए, ये 3 लोग हो गए। तो तीनों लोगों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। संख्या कितनी है, 3, 1 2 3। तो वर्तमान में योग कितना हो गया, 20 या 60। आपसे पूछा कि पुत्र की वर्तमान में आयु कितनी है। तो पति और पत्नी की उम्र का योग कितना है, 58 वर्ष वर्तमान में। और तीनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। तो इसका मतलब पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 58, यानी कि 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बस कुछ पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। यानी कि शुरू में क्या होता है कि कुछ पुरुष है और उनकी आधी संख्या में महिलाएं, यानी मान लीजिए महिलाएं, सॉरी ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गया आपके मेल। यानी जितने फीमेल हैं उसका डबल क्या है, आपके मेल है। ठीक है, यानी पुरुषों तथा उनकी आधी संख्याओं के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। आप क्या कह रहे हैं, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, ठीक है, और 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या है, बराबर बराबर है। यानी मेरठ पहुंचने में क्या होता है कि दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर बराबर। कब, जब पुरुष कितने उतरते हैं, देखिए 10 पुरुष क्या होते हैं, उतर जाते हैं, और महिलाएं कितनी चढ़ जाती हैं, तो 5 महिलाएं इसमें चढ़ जाती हैं। ठीक है, यही बोला है। आपसे पूछा है कि प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे। तो जरा ये बताइए कि देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे आपने, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है, यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों के गुणा का अंतर कितना हो गया, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, इनका अंतर कितना हो गया, 1 यूनिट अंतर हुआ। और ये अंतर किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणा के अंतर के बराबर। यानी 5 एकम 5 और 10 एकम 10। चूंकि ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का। प्लस का 5 में से माइनस के 10 घटाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, वो कुल मिला कितना हो जाएगा 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ये आपको समझ में आया, 5 एकम 5, उसमें से 10 एकम 10, यानी माइनस के 10 10 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 15 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15। आपसे पूछा था शुरू में कितने लोग थे, तो 2 और 1 3। शुरू में कितने लोग थे, 3 यूनिट लोग थे। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 तिया 48। तो शुरू में कितने लोग थे उस बस में, जिसमें 45 लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, सरलतम रूप बताना है इसका। ये आपकी क्या है, सतत भिन्न है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए आप। देखिए एक तो आपका बेसिक तरीका होता है कि यहाँ से आप सॉल्व करते रहिए नीचे से और ऊपर तक पहुंच जाइए। शॉर्ट तरीका क्या होता है वो देखिए। देखिए ये आपका जो लिखा है 1/4, सबसे पहले इसको लिखिए आप, 1 और 4। क्लियर। उसके बाद में देखिए आप कितने प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं इसमें, 1 2 3 और 4, 4 प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे 4 बार डैश लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहली बार में कितना लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए। ठीक है,
यहाँ कितना लिखा है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिखिए। यहाँ लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखिए। यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये जो लिखा है 3, तो यहाँ लिखा है आपका 4। अब आप क्या करिए, इसका 4 का इसमें गुणा करिए, 4 तिया 12 है, और जो पहले संख्या लिखी होती है उसको आप जोड़ते जाइए। तो देखिए 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। ऐसे ही इसको 13 दूनी 26 और 4 30, 30 एकम 30 और 13 43, 43 पंजे 215 प्लस 30 245, 245 बट्टे में कितना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए आप। अब इसको सही बट्टे में कैसे लिखेंगे, यदि आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपको बाद वाली संख्या ऊपर लिखनी है 245, और बट्टे में क्या लिखना है उसके पहले वाला, यानी कि 43। इसको सही बट्टे में लिखेंगे कितना आ जाएगा, 5 सही 30 बट्टे 43, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने आपको कैसे बताया, एक बार और समझ लीजिए कि जो आपका यहाँ लास्ट में लिखा है 1/4, इसको आप 1 और 4 के रूप में लिख लीजिए, ठीक है। 1 और 4 के रूप में लिखने के बाद में कितने प्लस हैं, 1 2 3 4, 4 बार मैंने यहाँ पर डैश डैश लगा लिया। तो पहले डैश पे जो पहली संख्या लिखी है यहाँ पे वो लिखी जाएगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये। अब आपको क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी है 4, 4 का इसमें गुणा करिए, 4 तिया 12, और जो पहले से जो संख्या लिखी होगी उसको जोड़ दीजिए, यानी कि 1 लिखा है तो 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 13। फिर 13 दूनी 26 और 4 30, 30 एकम 30 और 13 43, 43 पंजे 215 प्लस 30 245। अब यहाँ तक जब पहुँच गए तो अब आपको क्या करना है, सही बटे में आंसर आ रहा है तो सही बटे में आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो अंत की संख्या होगी वो ऊपर रहेगी और उससे पहले वाली नीचे, यानी 245 बटे में 43, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया, अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। अब शेष बची राशि का 3/4 विविध मदों में खर्च हुआ और 19,600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया। तो आरंभ में सुशांत के पास कितना धन था। देखिए मान लेते हैं आरंभ में सुशांत के पास 100 रुपये थे, यानी 100 यूनिट थे, ठीक है। उसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया, इसका मतलब उसका 70% बचा होगा, ठीक है। और 70% में जो बचा है इसका मामला, उसमें से 18% अपने दोनों पुत्रों को दे दिया, इसका मतलब 36% तो उसने बांट दिया। कुल मिला के जो 70% धन बचा था उसका 64% धन इसके पास अभी भी बचा, ठीक है। उस जो 64% में से उसने 3/4 किसमें दे दिया, मदों में खर्च कर दिया, उसका मतलब 1/4 उसके पास अभी भी बचा, ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है, 19,600 के बराबर दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 100 से ये वाला 100 खत्म, ठीक है, 1 जीरो से ये वाला 0 भी खत्म, 4 से कटेगा 16 चौका 64, और देखिए 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा आपका ये 8 बार, क्लियर। 8 से कटेगा ये आपका 8 दूनी 16, 3 बचे, सॉरी 8 से नहीं कटेगा ये, देखिए 8 से नहीं कटेगा, आप इसको 8 को ऐसे रहने दीजिए, इस 2 को हटाइए यहाँ से, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 5 बचे 7 8 56, ठीक है। 4 से आप कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये आपका 7 बार, ठीक है। तो 7 पंजे 35 बटे 2, यानी कि 2 यूनिट बराबर मिल जाएगा यहाँ से, 7 गुणा 5 यानी कि 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 35 बटे 2। हमें चाहिए कितना, 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि कुल धन हमारा कितना था 100, तो 35 बटे 2 गुणा 100, 2 से कटेगा आपका ये 50 बार, और 35 पंजे कितना होता है 175, यानी 1750। देखिए यहाँ थोड़ी मिस्टेक रह गई जीरो की, क्या कि जो हमने यहाँ पे काटा था 7 से, वो 28 के बाद 2 जीरो भी तो आएंगे ये वाले, ठीक है, सॉरी। देखिए तो 2 जीरो यहाँ पे आपके पहले से चले आएंगे, ठीक है, अंत में यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1,75,000, 1,75,000, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,75,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वो 2 जीरो रह गए थे तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, ठीक है। मान लीजिए यदि उसका लागत मूल्य कितना है 100 है, तो 100 से 5% अधिक पर बेचता है, यानी 105 पे बेच रहा है, क्लियर। लेकिन वो कह रहा है यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, यानी 100 से 5% कम, यानी उसने यदि 95 रुपये पर खरीदा होता तो उसे 2 रुपये का कम लाभ होता, उसे 10% लाभ, सॉरी
5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो जब हम 95 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं और 10% लाभ पे बेचे तो हम कितने बेचेंगे? 95 10% यानी कि 9.5, 9.5 के लाभ पे बेचेंगे तो ये बेचेंगे हम 104.5 पे। ठीक है, यानी 95 वाली चीज़ 10% लाभ पे हम 104.5 पे बेचेंगे। ठीक है, तो हमें यूनिट के हिसाब से हमें कितना लाभ हो रहा है? तो हमें 105 का पहले हम बेच रहे थे, अब हमें 104.5 का बेच रहे हैं। तो कुल मिला के हमें 0.5 की हमें क्या मिल रही है? कमी मिल रही है, यानी 0.5 का हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लेकिन रुपयों में कितने का लॉस हो रहा है? तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 0.5 हमारा 2 रुपये के बराबर है। आपसे पूछा लागत मूल्य कितना था, तो पहले लागत मूल्य हमारा कितना था? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 बराबर हो जाएगा 2/0.5 गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 5 से कटेगा आपका ये 200 बार, और 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, इसका मतलब लागत मूल्य कितना था? तो 400 रुपये लागत मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा की जिस पर उसे छमाही रूप से 10% मासिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह 18 महीने के बाद कितना राशि प्राप्त होगी? देखिए, जब बात हो छमाही रूप से, जब बात हो छमाही रूप से तो दर हमारी क्या होती है? दर हमारी आधी हो जाती है। ठीक है, और समय हमारा क्या होता है? डबल हो जाता है। तो 18 महीने का डबल कितना हो जाएगा समय? 36 महीने। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। ठीक है, दर हमारी क्या है? 10% है, इसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 5%। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5% का भिन्न रूप क्या होता है? तो 5% का भिन्न रूप होता है 1/20। ठीक है, 5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/20। 1/20 का मतलब है कि 20 रुपये पे आपको 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, यानी कि पहली साल हमें 20 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी, फिर हमें 20 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी, फिर हमें अगली साल भी 20 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिलेगी। क्लियर, 3 साल की बात हो रही है। तो 3 साल में यदि 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, यानी यदि हमारे पास 8,000 रुपये होते तो 20 रुपये 1 रुपये की ब्याज यानी 21 रुपये, यहाँ पे भी 21 रुपये और यहाँ पे भी 21 रुपये। क्लियर, तो हमारा धन कितना हो जाता है? 21 का क्यू यानी में 9261। 21 का क्यू यानी कि 9261। यानी यदि हमारे पास 8,000 रुपये होते तो हमें 3 साल के बाद में कितना मिलते? 9261 रुपये ही मिलते। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास कितने रुपये हैं? 8,000 रुपये ही हैं। तो इसका मतलब हमें कितने रुपये मिलेंगे? 9261। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, चूंकि 8,000 रुपये ही हमारा था, एक्चुअल वैल्यू भी हमारी कितनी थी? 8,000 रुपये, और हमने परसेंटेज में कितना माना था? 8,000 रुपये ही माना था। तो हमारा दोनों क्या है? सेम वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारा सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन 6 बजे दिल्ली से निकलती है और 10 बजे जयनगर पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन है जो 8 बजे जयनगर से निकलती है और 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी? देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में दे रखा है। ठीक है, इसके 2 तरीके बताता हूँ, दोनों तरीके आप देखिएगा। देखिए, पहला तरीका क्या है इसका कि जो 6 बजे चल रही है वो 10 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब 4 घंटे का समय ले रही है। और जो दूसरी ट्रेन है वो 8 बजे चल रही है और 11:30 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब 3.5 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे? दोनों के समय के एलसीएम के बराबर कुल दूरी मान लेंगे। कुल दूरी कितनी होगी? 7, 4 और 3.5 का एलसीएम होता है 28, यानी 28 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे वाली जो ट्रेन है 4 घंटे में समय कर रही है, उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, इसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो इसकी चाल हो जाएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो ये आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब पहली ट्रेन कितने बजे चल रही है? 6 बजे और 10 बजे पहुंच रही है। दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है? 8 बजे। इसका मतलब पहली जो ट्रेन को उसको हम 8 बजे तक चलाएंगे, हम 2 घंटे चलाएंगे। 2 घंटे जब पहली ट्रेन चल जाएगी तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2 घंटे में कितना चल जाएगी? तो 7 दूनी 14 किलोमीटर दूरी चल जाएगी। ठीक है, अब दूरी बची कितनी? तो 28 किलोमीटर की दूरी है, दूरी बची कितनी? 14 किलोमीटर दूरी बची। कितनी बची? 14 माइनस कर देंगे, 14 तो बचेगी। अब इस 14 किलोमीटर दूरी को दोनों ट्रेन तय करेंगी, यानी कि 8 बजे ट्रेन क्या होगी? एक ट्रेन इधर से आ रही होगी और एक ट्रेन इधर से आ रही होगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 14 किलोमीटर। ठीक है, दोनों की चाल कितनी है? एक की 7 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों जब विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी? 7 और 8 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 14 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 14 बटे में 15, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो इतना समय लगेगा घंटे में, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी 56 मिनट का क्या लगेगा, समय लगेगा। कब? 8 बजे के बाद। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? तो 8:56 पे एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया आपका, जो तरीका किताबों में बताया जाता है। एक उसका शॉर्ट तरीका भी है, वो भी देखिए आप। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है इसका। देखिए पहला समय कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहा है एक को, दूसरे को लग रहा है 3.5 घंटे। ठीक है, इसे एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला? कि कितने बजे के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो T1 T2 अपॉन में 2T1 प्लस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसको लगाते हैं तो देखिए 4 गुणा 3.5 बटे में 2 गुणा 4 प्लस 3.5। क्लियर? तो कितना हो जाएगा ये आपका? 4 गुणा 3.5 कितना होता है? 14 बटे में 2 गुणा 7.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 14 बटे में 7.5 दूनी 15, यानी कि इतने घंटे के बाद में वो क्या हुई, मिलेंगी। और ये चूंकि घंटे में समय है तो गुणा कर देंगे, 60 का मिनट में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 से कटेगा 4 बार 14 चौका 56, यानी 56 मिनट के बाद। कितने बज के 56 मिनट के बाद? देखिए, तो जो ट्रेन दूसरी चालू होगी, जिस समय दूसरी ट्रेन चालू होगी उस समय के 56 मिनट के बाद। दूसरी ट्रेन कितने बजे चालू हो रही है? तो 8 बजे चालू हो रही है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब 8:56 पे क्या होगा, ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, यदि मान लीजिए दूसरी ट्रेन आपकी 9 बजे चालू होती तो आपकी यहाँ पर समय कितना आता? 9:56 आता। ठीक है, आपको इस समय मिलेगा जो आपका दूसरी ट्रेन के चालू होने के बाद का मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको दूसरी ट्रेन के चालू होने के बाद का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इससे। ऑप्शन नंबर आपका ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन को, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो 8 घंटे के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, तो पुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? देखिए इसको। देखिए 3 नल लगे हुए हैं, पहला नल 3 दिन में भर देता है। 3 नल का मतलब होता है, माने पहला नल ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, पहला नल 3 दिन में भर देता है, 3 दिन का मतलब है 24 या 72 घंटे में। घंटे में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी घंटा दे रखा है, यहाँ पे घंटा दे रखा है। दूसरा नल 2 दिन में, इसका मतलब 48 घंटे में, और तीसरा नल 18 घंटे में। ठीक है, इस घंटे में तीनों नल भरते हैं, तो 72, 48 और 18 का एलसीएम कितना होता है? 144, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी मिली हमको? 144 यूनिट। तो इस हिसाब से पहला नल 1 घंटे में कितना भरेगा? 2 यूनिट, और ये भरेगा आपका 3 यूनिट, और ये भरेगा आपका 18/144 यानी कि 8 यूनिट। क्लियर? अब कह रहा है कि तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, 8 घंटे के बाद दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, यानी तीनों नल 8 घंटे तक तो चले थे, तो 8 घंटे में उन्होंने कितना भर दिया होगा? देखिए 8 और 3 11 2 13, यानी 1 घंटे में भरते हैं 13 लीटर, तो 8 घंटे में कितना भर देंगे? 13/104, यानी 104 लीटर तो उन्होंने भर दिया 8 घंटे में। अब बचा कितना? 144 में 104 घटाएंगे, कितना बचेगा? 40 लीटर क्या है, अभी भी आपका पानी भरना है। तो 40 लीटर कौन भरेगा? देखिए 8 घंटे के बाद में दूसरे नल को बंद कर दिया, यानी बी को बंद कर दिया। अब भरेगा कौन? ए और सी, यानी 1 घंटे में दोनों कितना भरते हैं? 2 और 8 10 लीटर भरते हैं, तो 40 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा? 40/10, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। तो आपसे पूछा है कि कुल मिला के कितना समय लगा उनको। ठीक है, तो संपूर्ण भरने में, यानी कुल कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा? तो देखिए 8 घंटे तो आपको यहाँ लगे थे और 4 घंटे आपको यहाँ लगे थे, कुल मिला कितना समय लग गया? 8 + 4 यानी कि 12 घंटे का समय आपको क्या है, पूरे पुल को भरने में लग जाएगा। 8 घंटे + 4 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 12,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर उस पर उधार ली गई है। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए और कुल मूलधन पर, आगे क्वेश्चन देखिए, मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई वार्षिक दर की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि जो 12,000 रुपये हैं पहले, वो मान लीजिए 8% की दर से लिए गए, और कितने महीने के लिए लिए गए? तो 4 महीने के लिए लिए गए। तो 12,000 रुपये 4 महीने के लिए लिए गए। 4 महीने का मतलब 4/12, क्योंकि वार्षिक की बात हो रही है दर की, तो 4/12 हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 12,000 रुपये पर 8% की दर से 4 महीने का ब्याज इतना मिलेगा। फिर वो कह रहा है कि 4 महीने के बाद
4 महीने के बाद 6,000 रुपये उसमें और जोड़े गए, तो अब रुपये कितने हुए? 18,000। और दर को क्या कर दिया? दर को दोगुना कर दिया गया है, तो दर कितनी हो जाएगी? 2R। और चूंकि 4 महीने के बाद जोड़े गए तो अब समय कितना बचा? 8 महीने का समय बचा, तो 8/12 वार्षिक में चेंज करेंगे तो बटे में जाएगा 100। क्योंकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और कुल मिला के दोनों कंडीशन में ब्याज मिल कितना रहा है? तो 2800 रुपये में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ये आपका समीकरण बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से कटेगा आपका ये 10 बार, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, और 18 दूनी 36 और 12 से कटेगा ये लगभग मिला के, दोनों मिला के 30 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2800 बराबर 10 चौक 40R प्लस 3 8 24 यानी 240R। ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 240 280R। तो 2800 बराबर 280R, तो R बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ से? 2800 बटे में 280, यानी कितना कटेगा आपका ये? 10 बार। तो R कितना मिल गया आपको? 10%। आपसे यही पूछा था कितने परसेंट होगा, शुरू में जो दर थी वो कितने परसेंट थी? तो आपकी 10% थी। नेक्स्ट है, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए, जिसके अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय का काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा? देखिए जो तुहिन है वो कितने सेकंड का टाइम कितने मिनट में बढ़ता है? तो 42 मिनट काम करता है। और जो आपका प्रणव है वो कितने मिनट काम करता है? 70 मिनट। 42 से 70 का एलसीएम कितना होता है? 210। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 5। 1 मिनट में करेगा ये 3 काम। ठीक है, अब कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से काम करते हैं, यानी पहले 1 मिनट में कौन काम करेगा? तुहिन करेगा। कितने यूनिट? तो 5 यूनिट काम करेगा। फिर अगले 1 मिनट में कौन काम करेगा? प्रणव। इसका मतलब ये 3 यूनिट काम करेगा। दोनों मिला के 2 मिनट में कितना काम कर देंगे? तो 8 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कुल मिला काम है कितना? तो 210 यूनिट काम है, और 2 मिनट में कितना काम हो रहा है? 8 यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसे कितने यूनिट बन जाएंगे? तो देखिए 210 बटे में 8, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 बचेंगे, 8 6 48, कितने बचेंगे? 2। ठीक है, 2 यूनिट काम बच जाएगा 26 बार जोड़े बनने के बाद। तो एक जोड़ा 2 मिनट का है, तो 26 जोड़े कितने मिनट का होंगे? 52 मिनट के। अब काम कितना और बच गया? 2 काम बच गया। इस 2 काम को कौन करेगा? जो पहले शुरू करा तुहिन। तुहिन 1 मिनट में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो 2 काम को करने में कितना समय लगेगा? 2/5 मिनट। अब सेकंड में बदलना, 60 से गुणा कर देंगे, 5 से कटेगा 12 बार, 12 दूनी 24, 24 सेकंड। इसका मतलब 52 मिनट तो पूरा पूरा लग जाएगा, और फिर 24 सेकंड का समय और लगेगा। तो कुल मिला के समय कितना लग जाएगा? 52 मिनट 24 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया है। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है तथा केंद्र पर 72 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे पूछा है रस्सी की लंबाई। ठीक है, चलिए इसको छोड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लट्ठा है, लट्ठे से घोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो आज जो लट्ठे से घोड़ा बना हुआ है, तो घोड़ा इस तरह से घूम सकता है। किस तरह से घूमेगा? तो इस तरह से घूम सकता है घोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनना है? 72 डिग्री कोण बनना है। तो ये क्या होगी? ये घोड़े की रस्सी की लंबाई होगी, जो कि 88 मीटर दे रखी है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रस्सी की, सॉरी, ये 88 मीटर ये रस्सी की लंबाई दे रखी है। ये क्या दे रखी है? ये दे रखी है चाप की लंबाई 88 मीटर। आपसे पूछा रस्सी की लंबाई क्या होगी, यानी ये लंबाई पूछिए। तो देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई बराबर होता है, यानी 88 मीटर बराबर होता है 2πr थीटा अपॉन में 360। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई निकालने का, जो आपको दे रखे हैं 88 मीटर के बराबर। ठीक है, देखिए 88 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22/7। देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है आपकी 72 बटे में 360। 72 से कटेगा 5 बार,
और 22 चौक 88 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आर अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे। आर बराबर में कितना मिल जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70। आर बराबर में कितना मिल जाएगा, 70 मीटर। इसका मतलब जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 70 मीटर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 5,000 रुपये। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट बताइए। देखिए, पहली छूट कितनी है, 20%। यानी कि जो 5,000 रुपये अंकित मूल्य था उस पर 20% की छूट कितने के बराबर होगी, 1,000 के बराबर होगी, क्योंकि 5,000 का 20% कितना होता है, 1,000 ही तो होता है। यानी कि 5,000 वाली चीज़ 1,000 रुपये छूट पर मिली तो कितने मिली हमें, 4,000 की। अब वो कह रहा है कि 4,000 वाली चीज़ कितने में बेची, 3600 में बेची, तो छूट कितने परसेंट की दी गई, तो 4,000 वाली चीज़ जो 3600 में बेची गई, तो इसका मतलब 400 रुपये की छूट दी गई होगी, कितने पे, 4,000 पे। तो 400 रुपये की छूट 4,000 पे कितने परसेंट की हो गई, गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से कटेगा 10 बार, कितने परसेंट की छूट होगी, तो 10% की छूट हो गई। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए तथा जेड ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश किया। यदि कुल लाभ कितना है, 1140 रुपये है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। देखिए इसको, देखिए आपको पता है कि जब हम पूरा हिस्सा मानते हैं वो कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, पूरा हिस्सा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। और पूरा समय भी हम कितना माना जाता है, 1 समय माना जाता है, जब समय ना दे रखा हो तब। अब देखिए, जो एक्स है और जो बाई है और जो जेड है, एक्स ने कितना लगाया, कुल पूंजी का 1/4 भाग लगाया, कितने समय के लिए लगाया, तो 1/4 समय के लिए ही लगाया। बाई ने 1/5 भाग लगाया, कितने समय के लिए, 1/2 समय के लिए लगाया। ठीक है, और जेड ने कितना हिस्सा लगाया, शेष हिस्सा, तो शेष हिस्सा कितना बचा, 1/4 इसने लगाया, 1/5 इसने लगाया। इसका मतलब 1/, देखिए 1/4 प्लस 1/5 कितना हो गया, ये 5 एकम 5, 4 एकम 4, 9/20। शेष कितना बचा है, 1 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 11/20। यानी कि जेड ने कितना हिस्सा लगाया, तो 11/20 हिस्सा लगाया, कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। पूरे समय मतलब 1 समय के लिए। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल लीजिए। देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/16, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा आपका 11/20। तो 16, 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 16, 20, 10 का एलसीएम होता है 80। तो 80 से क्या कर दीजिए आप, इससे गुणा कर दीजिए। तो 80 गुणा करेंगे 1/16 में, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। 80 गुणा करेंगे 1/10 में, तो यहाँ कितना बचेगा, 8। और 80 गुणा करेंगे 11/20 में, तो ये बचेगा आपका 44। 20 से कट जाएगा 4 बार, 11 चौक 44। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड का ये आपका निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया। इसका मतलब 44 और 8 52, 52 और 5 57, यानी कुल मिला के जो धन है वो कितना है, 57। तो 57 एक्चुअल में किसके बराबर है, 1140 के बराबर, 1140 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1140/57, यानी ये कटेगा यहाँ से 20 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 20 रुपये। क्लियर, क्योंकि ये भी क्या थे, ये रुपये थे, तो 20 रुपये हो जाएगी। आपसे तीनों का हिस्सा पूछा है, तो पहला हिस्सा कितना है, 5 यूनिट एक्स का। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 5 की वैल्यू 100। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 अट्ठे 160, और 44 की वैल्यू कितनी होगी, 44 दूनी 88, यानी 880। ठीक है, 100, 160 और 880, ये तीनों का हिस्सा हो जाएगा, 100, 160 और 880। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है, 38 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर वाले इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे और 7 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं से भरा जाता है। इस शंकु का शीर्ष भाग कितना है, क्या है, अर्धगोला है। इसका आइसक्रीम से भरे जाने वाले कितने ऐसे शंकु बनेंगे, ये आपको बताना है। देखिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या काम करेगा कि जो लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होगा, उनका आयतन यानी बेलन का जो आयतन होगा वो शंकु के कुल मिला के आयतन के बराबर होगा। लेकिन इसमें शंकु बना कैसा है, तो शंकु आपका इसमें इस टाइप का बना हुआ है, जैसे आइसक्रीम होती है खाने वाली, उसी टाइप का बना हुआ है। ठीक है,
देखिए शंकु की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। और व्यास कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 का आधा यानी 7.5, सॉरी 7.5 का मतलब, सॉरी 7.5 नहीं, 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, 7/2 यानी कि 3.5 होगी, ठीक है। अब इस पूरे का जो आयतन होगा वो ऐसे मतलब छोटे कई शंकु बने होंगे, उन सबका आयतन मिला के कुल मिला के किसके आयतन के बराबर होगा, तो बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 21, इसका व्यास दे रखा है, यानी 21/2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 38, यानी इस शंकु का सॉरी इस बेलन का आयतन ऐसे कई शंकु बने होंगे उनके आयतन के बराबर होगा। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और देखिए शंकु है, शंकु में क्या है, अर्धगोला भी नीचे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो एक जो शंकु बना हुआ इसमें अपना आयतन भी है और अर्धगोले का आयतन भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ऐसे कितने शंकु बने होंगे, तो हमने मान लिया कि ऐसे एन शंकु बने हुए होंगे, एन मान लीजिए या फिर एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यानी ओनली ऐसे एन शंकु बने हुए होंगे जिसका आयतन मिला के कुल मिला के एक शंकु, एक आपका क्या है, एक आपका बेलन बन रहा है। तो यानी एक बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा एन गुणा शंकु का आयतन प्लस के अर्धगोले का आयतन। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए और आंसर निकाल लेते हैं इसका। देखिए कैसे करते हैं इसे। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर, बेलन का त्रिज्या कितना था, 21/2, यानी 21/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, 38, और ये किसके बराबर होगा, मान लेते हैं एन इस तरह के शंकु बन रहे हैं जिसमें एक शंकु का आयतन कितना है, तो 1/3 पाई, और शंकु की त्रिज्या कितनी थी, शंकु की त्रिज्या थी, देखिए शंकु की त्रिज्या थी 7/2 पाई आर, यानी कि 7/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु की ऊंचाई कितनी है, देखिए टोटल ऊंचाई है आपकी 12 है, 12 में से आपकी ये वाली त्रिज्या यानी 3.5 घट जाएगी, तो ये कितनी बचेगी, 8.5 बचेगी। तो पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 8.5, ठीक है। ये क्या होगा, ये आपका शंकु का आयतन हो गया। अब अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले की त्रिज्या है कितनी, तो अर्धगोले की त्रिज्या है 7/2, तो 7/2 का होल क्यूब, ठीक है। ये सब किसके बराबर होगा, एन के मल्टीपल के बराबर, ठीक है। और ये इसके बराबर बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए देखिए पाई को तो पाई रहने दीजिए, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से पाई, पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एन बराबर क्या निकल के आएगा, एन बराबर निकल के आएगा पाई 21/2 का होल स्क्वायर इंटू 38, और बटे में कितना आ जाएगा, क्योंकि ये एन गुणा में है तो ये सब क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। क्या क्या बटे में आएगा, तो 1/3, ठीक है। पाई देखो, पाई यहाँ से, पाई यहाँ पे भी, इनमें से पाई कॉमन ले लेंगे तो पाई/3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 8.5 प्लस 1/3 तो हमने बाहर ले लिया था तो यहाँ 2 बचेगा, और 7/3 का होल क्यूब, ठीक है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए पाई से पाई खत्म, और देखिए और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखिए यहाँ 7/3 था, मैंने 7/2 कर दिया है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21 गुणा 21 बटे में 2 गुणा 2, ऊपर बचेगा, यहाँ 38 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 1/3 बचा था, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 7 गुणा 7 यानी कि 49 बटे में 4 गुणा 8.5 प्लस के ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी है लेकिन आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बटे में यहाँ पे कितना है, 4 है, और यहाँ बटे में 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो यहाँ पे बटे में 4 बचेगा, यहाँ पे बटे में 4 बचेगा, ये दोनों 4 से, ठीक है, ये वाला 4 क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर। और देखिए यहाँ बचेगा 49 गुणा 8.5, यहाँ पे भी 49 है तो नीचे से 49 कॉमन ले लेंगे, ऊपर बचेगा आपका 21 गुणा 21 गुणा 38
और बटे में 1/3 तो पहले से था, इसमें से 49 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा 8.5 और यहाँ बचेगा 7। 7 और 8.5 कितना होता है? 15.5। ठीक है, इतना बचा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है कि जो शंकु की ऊंचाई है वो 12 दे रखी है। ठीक है, तो हमें यहाँ 12 लेना पड़ेगा। कितना है? यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 कर लीजिए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पे आपका हो जाएगा 19। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, 7 से कटेगा 7 बार, 7 से 3 बार, ये भी 7 से 3 बार कटेगा। ठीक है, तो 3 ऊपर बन जाएगा, 19 से कटेगा आपका 2, तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ये बटे वाला 3 ऊपर बन जाएगा 3, 3 दूनी 6 तिया 18 तिया 54। कितना आंसर आएगा आपका? 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी, तो बाकी सवाल में ऐसा कुछ है नहीं है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है और कुछ नहीं है। इसका राइट आंसर कितना बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। यह 7.5 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 7 किलोमीटर धारा के अनुकूल 2 सही 3 बटे 4 घंटे में जाती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने पर नाव की गति बताइए। देखिए, ये 15वां प्रैक्टिस सेट है और मैं आपको अब तक हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया नाव वाला। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। देखिए, दूध 49 लीटर दूध में कितना दूध है? तो 63% दूध है, कितने में? 49 लीटर दूध में। ठीक है, और दूध की सांद्रता करनी है, ओवरऑल करनी है हमें 70%। तो जो हम दूध मिलवा रहा है, तो दूध जो मिलेगा वो 100% दूध शुद्ध होगा। और इस हिसाब से हम इसमें क्या लगाएंगे? एलिगेशन मेथड। देखिए, 70 में से 63 के 7 और यहाँ बचेगा 30। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना मिल गया? 30:7। कितना मिल गया? 30:7। इन 30 की वैल्यू कितनी है? 49। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 30 की वैल्यू 49 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49/30, और 7 की निकालने 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 49 × 7/30। तो इसका आप निकालोगे तो 7 में 63 और 7 चौक 28 और 6 34 बटे में 30। ये हो जाएगा आपका 30 एकम 30, 30 एकम 30, 13/30, यानी 11 सही 13/30। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19, 28, 55 और 91 में से जब x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या इस अनुपात में हो जाती है। तो x+9 और x² का मध्यानुपात क्या कीजिए। देखिए, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए अलग से एक वीडियो बनाई गई है, शॉर्ट वीडियो। उसमें आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताई गई है, आप उस क्वेश्चन में जाके आप उसको ट्राई कर सकते हैं। या आप लेंथी तरीका देखोगे इसका तो बहुत लंबा तरीका होगा, पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा इसमें रख के, आपको वो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको बहुत बढ़िया शॉर्ट तरीका बताया गया है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, आराम से शॉर्ट वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्नब और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु अमाया की आयु का 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अमाया की वर्तमान आयु बताइए। देखिए इसको, देखिए अर्नब और अमाया की जो आयु है, यानी मान लेते हैं अर्नब की उम्र मान लेते हैं x और अमाया की मान लेते हैं y। दोनों का आयु का योग कितना है? तो 18 वर्ष है। 3 वर्ष के बाद दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद जब हम 3-3 साल जोड़ेंगे तो कुल मिला के योग कितना हो जाएगा? तो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 साल जुड़ जाएगा। लेकिन 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या है? 3 गुना हो जाएगी, यानी कि जो अर्नब की आयु है वो अमाया की 3 गुना हो जाएगी, यानी 3:1 हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद में आयु का योग कितना है? 24, लेकिन अनुपातिक योग कितना है? 3 और 1 4। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है? 24। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 24/4 यानी कि 6। तो इसका मतलब 3 वर्ष के बाद में तो जो अर्नब होगा वो कितने साल का हो जाएगा? 6×3 = 18, और ये कितने साल का हो जाएगा? ये 6 साल के हो जाएगी अमाया। आपसे वर्तमान उम्र पूछिए, अमाया की वर्तमान उम्र। तो ये क्या है? 3 वर्ष बाद की उम्र है, तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 साल घटाना पड़ेगा। तो 6 में से 3 घटा दें, कितना बचेगा? 3 वर्ष। इसका मतलब अमाया अभी वर्तमान में कितने साल की है? तो 3 वर्ष की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस किताब का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है।
देखिए 12 आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की एक संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात क्या है? देखिए देश ए में जनसंख्या घनत्व कितना है? ए में है 50 और एफ का कितना है? तो एफ में है आपका 150। ए से एफ का पूछा है तो 150/50 कितना हो जाएगा आपका? ये 3:1। ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइए कि आपको किस प्रैक्टिस सेट की यानी किस पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, जय भारत।